तो रिफ्लेक्शन चैप्टर में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्लेक्शन, और यहाँ हमने दो डायग्राम बनाए हैं। ये एक स्मूथ सरफेस आप देख सकते हो, इस पर लाइट की एनर्जी डाली गई है, एनर्जी का कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में चला गया, कुछ इस डायरेक्शन में चला गया, कुछ इस डायरेक्शन में चला गया। मतलब इस वाले डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि जो सेंट बैक हुआ है लाइट का, जो वापस लौटी है लाइट, वो मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही है। भाई कुछ एनर्जी पार्ट इधर जा रहा है तो ये एक डायरेक्शन है, कुछ एनर्जी पार्ट इस तरफ जा रहा है ये एक डायरेक्शन है, कुछ एनर्जी पार्ट इस तरफ जा रहा है ये भी एक डायरेक्शन है। तो यहाँ पर लाइट टकराने के बाद लौट रही है, लेकिन मल्टीपल डायरेक्शन में लौट रही है। और इस वाले डायग्राम में देखिए एक बार फिर से स्मूथ सरफेस है और हमने सोर्स से एनर्जी लाइट डाल दी है और ये भी लौट रही है, लेकिन यहाँ पर जो लौट रही है उसका तरीका कैसा है, स्पेसिफिक। यहाँ पे लाइट टकरा करके मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं जा रही है, एक निश्चित दिशा में जा रही है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि रिफ्लेक्शन का जो आपको मीनिंग पता है, क्योंकि जनरल टर्म में रिफ्लेक्शन सभी को थोड़ा बहुत पता रहता है, तो ये वाला डायग्राम रिफ्लेक्शन है या ये वाला डायग्राम रिफ्लेक्शन है या फिर दोनों रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन हमारा ये है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब है व्हेन एनर्जी लाइट इंसिडेंट ओवर द स्मूथ और शाइनिंग सरफेस देन द सेंट बैक, तो लौट जाना क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों डायग्राम रिफ्लेक्शन को सपोर्ट करते हैं या इनमें से कोई एक डायग्राम रिफ्लेक्शन को सपोर्ट करता है। एक आंसर इन्होंने दिया है कि दोनों डायग्राम रिफ्लेक्शन को सपोर्ट करते हैं, दोनों डायग्राम रिफ्लेक्शन को सपोर्ट करते हैं। इधर आप दोनों, तो यहाँ पर आप जो है कंफ्यूजन खत्म करिए, जो प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट की उसको खत्म करिए। ये रिफ्लेक्शन नहीं, दैट इज नॉट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये टकरा करके लौट जाना रिफ्लेक्शन नहीं होता, टकरा करके स्पेसिफिक डायरेक्शन में लौट जाना क्या होता है, रिफ्लेक्शन। एक्चुअली जो ये है ना, ये स्कैटरिंग है। ये क्या है, स्कैटरिंग। देखो अभी यही क्लास के अंदर एक एग्जांपल आपको देता हूं कि क्लास के अंदर क्या है कि ये जो बोर्ड है इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये तो एक्सेप्ट करते हो, और ये बोर्ड भी कैसा है, स्मूथ और शाइनिंग सरफेस है, और बोर्ड से टकराने के बाद लाइट किस तरफ जा रही है। तो यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो कंफर्म हो गया कि टकराने के बाद लाइट इधर भी जा रही है और टकराने के बाद ये इस तरफ भी जा रही है, क्योंकि आप लोगों को भी बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो बोर्ड पर लाइट का गिरना और गिर करके लौटना कैसा है, मल्टीपल डायरेक्शन। तो बोर्ड पर लाइट गिर रही है, गिरने के बाद किधर जा रही है, आंसर है मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही है। अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पर हो इस जगह पर, तो उसको भी तो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो यानी लाइट का कुछ पार्ट उस तरफ भी जा रहा है, यानी कुछ एनर्जी इधर जा रही है, कुछ सामने जा रही है, कुछ इधर जा रही है, कुछ उस तरफ जा रही है। तो याद रखो कि अगर एनर्जी लाइट किसी स्मूथ शाइनिंग सरफेस पर गिरती है और गिरने के बाद में मल्टीपल डायरेक्शन में लौटती है, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है। आपके लिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जब वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में लौटती है। तो क्या कंफ्यूजन खत्म करना है, टकरा करके लौटना रिफ्लेक्शन नहीं है, टकरा करके स्पेसिफिक डायरेक्शन में लौटना क्या है, रिफ्लेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब हो गया निश्चित दिशा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज रिफ्लेक्शन, और लिखिए आप आंसर। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इसमें आप आंसर लिखिए, व्हेन लाइट एनर्जी इंसिडेंट, when light energy incident over smooth shining surface, when light energy incident over smooth shining surface, when light energy incident over smooth shining surface, over smooth shining surface underline कर लो, then if it sent back into specific direction, then if it sent back into specific direction, then if it sent back into specific direction, then if it sent back into
specific direction, then the phenomena is called reflection. 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 तो जो डेफिनेशन आपने लिखी हुई है उसको पढ़ के भी आप देख लीजिए। जो डेफिनेशन आपने लिखी उसको पढ़ के देखिए क्या लिखा है। मैं एक बार आपको बताता हूँ, कहीं कुछ मिसिंग हो तो देख लेना, समझ लेना। When light energy incident over the smooth shining surface, then if it sent back into specific direction, यानी अगर ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में लौटा दी जाती है तो हम इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग होगी REFLECTION, बोर्ड पर लिखी हुई है रिफ्लेक्शन। अब अच्छा इंपैक्ट देखो, अगर आपके पास में क्वेश्चन थ्योरी का है तो थ्योरी के क्वेश्चंस में पूरे नंबर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। डेफिनेशन तो सब लोग लिखेंगे, आप जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स कैसे डाल सकते हो? ये डायग्राम बना करके आप देख सकते हैं कि ये सरफेस स्मूथ है। अब इस स्मूथ सरफेस पर लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, लाइट सोर्स, और यहां पर भी ये लाइट सोर्स से सपोर्टिंग डायग्राम बनाइए, इंपैक्ट बढ़िया आएगा। तो इट इज रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है क्योंकि यहां पर लाइट टकराने के बाद स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्शन। बनाइए डायग्राम। और इट इज नॉट रिफ्लेक्शन तो एक्चुअली ये है क्या? स्कैटरिंग। याद रखो, टकरा करके मल्टीपल डायरेक्शन में जाना स्कैटरिंग। लाइट की एनर्जी का टकराना, इंसिडेंट होना और इंसिडेंट होने के बाद में मल्टीपल डायरेक्शन में जाना, दैट इज कॉल्ड द स्कैटरिंग। क्वेश्चन है यहां पर कि हाउ वी फॉर्म या हाउ वी मेक ए स्मूथ शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस, और यहां पर स्मूथ शाइनिंग सरफेसेस में हम पर्टिकुलरली स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। मतलब स्मूथ शाइनिंग सरफेसेस तो बहुत सारी होती हैं, नंबर ऑफ टाइप्स हैं उसके, लेकिन हमें जो है फोकस करना है किस पर? स्फेरिकल मिरर पर। यानी कि स्फेरिकल मिरर एक तरीके का स्मूथ और शाइनिंग सरफेस होता है, तो उसको बनाते कैसे हैं? ये क्वेश्चन केवल आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर सेल्फ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता जरूर होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। स्फेरिकल मिरर किसका एग्जाम्पल है? स्मूथ शाइनिंग सरफेस का। और जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं वो कौन है? प्लेन मिरर। वो भी किसका एग्जाम्पल है? स्मूथ शाइनिंग सरफेस का। स्मूथ शाइनिंग सरफेसेस तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? स्फेरिकल मिरर की। कैसे बनता है? इसको बनाने के लिए कांच का एक स्फेयर चाहिए आपको, ग्लास स्फेयर चाहिए, हॉलो होना चाहिए और थिन होना चाहिए। ग्लास हॉलो थिन स्फेयर, नॉट थिक, थिक नहीं होना चाहिए, थिन होना चाहिए। खोखला भी है और थिन भी है। जैसे ये देखो, मैं एक स्फेयर बनाता हूं, तो मैंने स्फेयर बनाया और आपसे बताया कि भाई अंदर वाली रेडियस 10 सेंटीमीटर है और बाहर वाली रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ये वाला स्फेयर कैसा है? ये वाला स्फेयर हॉलो है, थिक है, ये हॉलो में थिक हो जाएगा। लेकिन सोचो साबुन के बुलबुले के बारे में, सोप बबल के बारे में सोचिए। जो सोप बबल है वो कैसा है? हॉलो है और थिन है। थिन का मतलब होता है कि जो अंदर वाली रेडियस है और जो बाहर वाली रेडियस है वो ऑलमोस्ट कैसे है? सेम है। भाई सोच के देखो, इमेजिनेशन में अपने हॉलो स्फेयर और सोप बबल का एग्जांपल लीजिए। तो सोप बबल में जो अंदर वाली रेडियस होगी, सपोज कर लेते हैं कि अंदर वाली रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो बाहर वाली रेडियस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर से बहुत थोड़ी सी ज्यादा, यानी इतनी थोड़ी सी ज्यादा होगी, करीब करीब कितनी? 2 सेंटीमीटर। तो आपके सामने जो ग्लास का स्फेयर है वो कैसा है? हॉलो भी है और थिन भी है। थिन का मतलब
अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस ऑलमोस्ट कैसी है, सेम है। तो ये हॉलो स्फीयर है, ग्लास का बना हुआ। आप इसको कट कर लीजिए जितने पार्ट्स में कट करना हो। चलिए एक पार्ट मैंने इसका ये कट किया, एक पार्ट हमने इसका ये कट कर दिया। जितने भी टुकड़े आपको इसके कट करने हैं कट कर लीजिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे 4 पीस कट किए। जो ये नीचे वाला पीस है कट होने के बाद में कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। यानी आप चाहो तो इसमें पानी भर के पी सकते हो, ऐसे ही तो दिखेगा ये। और इसमें 2 सरफेस है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी जब अलग करोगे तो ऐसा ही दिखेगा। जो इधर वाला पार्ट है वो भी जब कट करोगे तो ये सारी की सारी जो कटिंग पार्ट्स हैं वो इस तरीके के दिखेंगे। यानी ओवरऑल जब ये कट के हिस्से अलग होंगे तो आपके पास में चॉइस होगी अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस। अब अगर आपने बाहर वाली सरफेस पर लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी, लेड ऑक्साइड की जो पॉलिश यानी पीबीओ, पीबीओ मतलब लेड ऑक्साइड, और पीबीओ की जो पॉलिश होती है या पॉलिशिंग जो होती है, तो पीबीओ पॉलिशिंग को सिल्वर्ड कहते हैं, सिल्वरिंग कर दी है, सिल्वरिंग। अब आपके पास में ये 4 टुकड़े हैं। चलिए मैंने बाहर वाली सरफेस पर लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी, तो अंदर वाली सरफेस क्या बन जाती है, रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर मतलब स्मूथ और शाइनी। मैंने बाहर वाली सरफेस पर पॉलिश कर दिया, अंदर वाली सरफेस क्या बन जाती है, रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर मतलब स्मूथ और शाइनी। अगर मैंने बाहर वाली सरफेस पर पॉलिश किया है यानी आउटर वाली सरफेस को सिल्वर कर दिया है, आउटर सरफेस सिल्वर, और जो अंदर वाली सरफेस है वो ऑटोमेटिकली इनर सरफेस रिफ्लेक्टर। अगर ये काम किया है तो आपने तैयार कर लिया है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। लीजिए कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की जो डेफिनेशन है, जो कि कभी आपसे पूछी नहीं जाएगी लेकिन आपके अपने खुद के लिए सेल्फ नॉलेज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, सामने लिखी हुई है कि कॉनकेव स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। तो कॉमन सेंस है कि जब नाम आ जाएगा स्फेरिकल मिरर तो इस मिरर से काटा हुआ टुकड़ा होगा कि ये जो कॉनकेव का स्फेरिकल मिरर है वो कहाँ से काटा जाएगा, हॉलो ग्लास हेमिस्फीयर से इसको काटा जाएगा। और बाहर वाली सरफेस पर सिल्वरिंग होती है और अंदर वाली सरफेस कैसी होती है, रिफ्लेक्टर। 3D में ये दिखता कैसे है, देख सकते हो कैसा दिखता है, लेकिन बार बार हम 3D तो बना नहीं पाएंगे। तो अगर हमें कभी फ्यूचर में स्फेरिकल मिरर बनाना होगा तो हम एक लाइन बनाएंगे जो कि कर्व शेप होगी। ये मैंने लाइन को कर्व शेप बना दिया, इसका मतलब क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो ग्लास थिन स्फीयर। ये हॉलो ग्लास थिन स्फीयर से काटा हुआ एक टुकड़ा है। ये देखिए एक लाइन बनाई है जो कि कर्व शेप कर दीजिए, ये लाइन बनाई जिसको कि कर्व शेप कर दिया, क्योंकि बार बार हमको इस मिरर को बनाना पड़ेगा। तो 3D वाला डायग्राम बनाना थोड़ा सा कैसा होगा, टिपिकल होगा। तो हम एक कर्व लाइन बनाएंगे, लोग पूछेंगे ये कर्व लाइन क्या है, तो अगर वो पूछेंगे तो हम बताएंगे ये जो कर्व लाइन है वो हॉलो ग्लास थिन स्फीयर से काटे हुए टुकड़े हैं। अब आप देखिएगा बाहर पॉलिश, कॉनकेव में बाहर पॉलिश होती है, देखो बाहर वाली सरफेस ये मैंने जो डॉट्स लगाए हैं ये सब बाहर की तरफ सिल्वरिंग है, पॉलिश है। बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया तो कॉनकेव है। अगर सरफेस बाहर वाली पॉलिश की गई है तो मिरर कैसा बनेगा, कॉनकेव। अब देखिए ये जो 2 टुकड़े रह गए इनमें हम अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे, दिखाना बड़ा मुश्किल है ना, समस्या देखो ना। अंदर अगर पॉलिश करेंगे तो टिपिकल है कि नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। अंदर वाली सरफेस पर पॉलिश कर दिया, और अगर अंदर वाली सरफेस पर पॉलिश कर दिया तो बाहर वाली सरफेस क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टर। अगर अंदर वाली सरफेस पर पॉलिश किया तो बाहर वाली सरफेस क्या बनेगी, रिफ्लेक्टर। यानी कि आपके लिए सेकेंड पॉइंट हो गया कि अगर अंदर वाली सरफेस आपकी सिल्वर्ड, इनर सरफेस सिल्वर्ड, और बाहर वाली सरफेस ऑटोमेटिकली बन जाती है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का मतलब है स्मूथ और शाइनी।
आउटर सरफेस क्या बन गया? रिफ्लेक्टर। तो अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टर बन गया है, इनर सरफेस आपका सिल्वर्ड हो गया है, आपने तैयार कर लिया है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स का स्फेरिकल मिरर बार बार इसको बनाना पड़ेगा तो 3D डायग्राम बड़ा टिपिकल रहेगा। तो फिर एक बार हम जो है काम चलाएंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लाइन को कर्व कर दिया, लाइन को कर्व कर दिया, लाइन को कर्व कर दिया। ऑल द कर्व लाइंस आर द पार्ट ऑफ ए हॉलो ग्लास थिन स्फीयर। ये क्या है? हॉलो ग्लास थिन स्फीयर से काटा हुआ टुकड़ा है। एंड व्हाट इज दिस? सेम सिमिलरली अब अंदर वाली सरफेस पर पॉलिश करनी है तो कैसे दिखाएंगे? लीजिए रिप्रेजेंट हो गया, अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश हो गई, अंदर वाली सरफेस पर पॉलिश हो गई। ये सारे के सारे क्या तैयार हो गए? कॉन्वेक्स में। ठीक है ना? तो वैसे तो स्मूथ और शाइनिंग सरफेसेस कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम केवल फोकस कर रहे हैं किस पर? स्फेरिकल मिरर पर। तो देखो बड़ा ही चीजों को कनेक्ट करने की जो सिचुएशन है ना, बहुत आसान है। स्फेरिकल मिरर तो किसी स्फीयर से बनेगा। अब वो स्फीयर कैसा होगा? थिन या थिक? थिन होगा। और हॉलो होगा। हॉलो का थिन स्फीयर होगा। जितने उसके टुकड़े करने कर दीजिए, दो चॉइस होगी, अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस। जिस पर भी आप पॉलिश करते हो, किसी एक सरफेस पर पॉलिश कर दीजिए, तैयार हो जाता है स्फेरिकल मिरर। बाहर अगर पॉलिश है तो कॉनकेव, अंदर अगर पॉलिश है तो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। क्लियर? स्फेरिकल मिरर से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप बता रहे हो, सब सही है, लेकिन जरा सीक्वेंस में चलते हैं। पोल, पोल क्या होता है? और पोल के बाद में फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम कैपिटल सी से लिखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे के सारे टर्म्स स्फेरिकल मिरर से कनेक्टेड है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आता है फोकस, कैपिटल एफ से लिखेंगे। फोकस के बाद आता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से लिखेंगे। और भी अगर कोई टर्म्स मिलता है, लेकिन अभी ये जो आपके सामने है जरा उनको देखते हैं। पोल क्या होता है? व्हाट इज पोल? इट इज मिडिल पॉइंट एट मिरर सरफेस, एट मिरर सरफेस। तो मिरर की सरफेस पर जो बीचों बीच पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड द पोल। चलिए पहले तो मेरा कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला मिरर बनाते हैं। ये मैंने लाइन को कर्व कर दिया, ये मैंने लाइन को कर्व कर दिया। लाइन को कर्व कर दो, यानी फीलिंग आती है कि these are the parts of the sphere, hollow glass sphere। ये hollow thin glass sphere से काटे हुए टुकड़े हैं। तो अब अगर मैंने बाहर पॉलिश किया तो मिरर कौन सा होगा? बोलो। कॉनकेव। अगर अंदर पॉलिश किया तो मिरर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। अगर अंदर पॉलिश किया तो मिरर, और अगर बाहर पॉलिश किया तो मिरर कॉनकेव। ओके। तो मिरर की सरफेस पर जो बीचों बीच पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द पोल। तो स्केल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रोच से काम चलेगा। क्या ऐसा लगता है कि ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच है? भाई इस पॉइंट को देखो, एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, जो ऊपर वाला जो लेंथ पार्ट है, जो नीचे वाला लेंथ पार्ट है, वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट आपको नजर आ रहा होगा कि हाँ ये मिडिल पॉइंट है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पोल। पोल मिरर की सरफेस पर होता है और बीचों बीच होता है। ठीक है, ये बात ये क्लियर है ना? पोल कहाँ होता है? मिरर की सरफेस पर, और मिडिल पॉइंट होता है। सिमिलरली यहां पर भी गैस करके मिडिल पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, पोल हो गया। सेम यहां पर भी ये पोल हो गया, ये भी पोल हो गया,
तो पोल जो है वो मिरर की सरफेस पर मिडिल पॉइंट होता है। आप इसको दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फेयर से कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर बनाए गए हैं, उस स्फेयर के सेंटर को इसका क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई देखो, ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है? ये कॉन्केव मिरर है, किसी स्फेयर से काट के निकाला गया है ना। बोलो, जिस स्फेयर से काट के निकाला गया है उस स्फेयर का सेंटर इसका क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर होता है जिससे काट करके मिरर को बनाया गया है। ठीक है, सेंटर ऑफ स्फेयर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर होता है जिससे काट करके मिरर बनाया गया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज सेंटर ऑफ स्फेयर। सेंटर ऑफ स्फेयर, कौन सा स्फेयर? ग्लास का स्फेयर है। कैसा था? हॉलो था। और कैसा था? प्लेन था। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच मिरर्स फॉर्म। तो ये उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है जिनसे मिरर्स बनाए गए थे। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। दिखाएं कैसे? कैसे दिखाएं? ध्यान दो। देखो, कुछ लोग तो चालाकी से काम करते हैं। क्या करते हैं कि एक हल्की पेंसिल से एक सर्कल बना लेते हैं, कंपास की हेल्प से, या फिर बिना कंपास की हेल्प के भी बना लेते हैं। सर्कल बना लिया और फिर क्या करते हैं कि जो मिरर का पार्ट आपको लेना, जैसे ये वाला हिस्सा हाईलाइट किया, जब विद द हेल्प ऑफ द कंपास वो सर्कल बनाएंगे तो सेंटर ऑटोमेटिकली डिक्टेट हो जाएगा। बाकी का पार्ट रफ कर दिया। अब आपका मन हुआ तो अंदर पॉलिश कर दिया। देखो, ये क्या बना? कॉन्वेक्स मिरर। और ये क्या आ गया? सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अच्छा, मेरी अपनी जो हैबिट है, मैं आपको बता दूं मेरी अपनी हैबिट क्या है। अगर आप मेरे सामने मिरर बनाओ, ये मेरे सामने मिरर बना हुआ है, बताइए कौन सा मिरर है? कॉन्केव है। तो मैं इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करूंगा, यानी इस इमेजिनेशन पावर से मैं इस अधूरी पिक्चर को पूरा करूंगा। इमेजिनेशन, तो मैं इमेजिनेशन पावर यूज कर रहा हूं और इस अधूरी पिक्चर को पूरा कर रहा हूं। अगर मैं इमेजिनेशन पावर यूज करूं और इस अधूरी पिक्चर को पूरा करूं तो कौन सी पिक्चर दिखाई देगी? स्फीयर की पिक्चर दिखाई देगी, क्योंकि ये स्फीयर का ही तो टुकड़ा है। तो इमेजिनेशन से जब मैं उसको पूरा करूंगा तो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। और उसी इमेजिनेशन को यूज करते हुए, जैसे देखिए मैं इमेजिन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपनी इमेजिनेशन को आपके साथ शेयर भी करना है। तो ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं ये मेरी इमेजिनेशन में है, ये मुझे केवल दिमाग में रखना है। तो जैसे मैंने इमेजिन किया तो ये किसकी पिक्चर तैयार हो गई? स्फीयर की। अब अंदाजा लीजिए, अप्रोच बनाइए, तो गैस ये कहता है कि ये कहीं सेंटर होगा। भाई यही सेंटर तुम्हारे इस मिरर का क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आप इस तरीके से कंफर्ट फील करते हो तो आप अपना ढेर सारा समय बचाएंगे। याद रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पहचानने में थोड़ी बहुत गलती अगर होती है तो ओके, बहुत ज्यादा गलती होगी तो परेशान हो जाओगे इमेज बनाने में। जैसे सिचुएशन होगी कि इमेज यहाँ बनेगी तो आपकी इमेज वहां नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कैसा है? गलत है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूरत से ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत गलत होता है, चल जाता है। एक बार और कोशिश करते हैं। बताइए जरा, इस वाले मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? नीचे या ऊपर? लेकिन नीचे का मतलब यहां नहीं होगा। होगा? क्यों? क्योंकि जब आप इसको इमेजिनेशन से पूरा करोगे, अगर आपको इमेजिनेशन वाली अप्रोच थोड़ी सी टिपिकल लगती है तो आप जो है सीधे सीधे कंपास यूज कर लेना। और ये देखिए, गेस किया, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक।
पहले से ही आपने कंपास की हेल्प से एक सर्कल बना लिया, बनाया तो सर्कल, लेकिन लोगों को बताया ये क्या है, स्फेयर है। और तुम्हें स्फेयर लेना है या स्फेयर का टुकड़ा लेना है? टुकड़ा लेना है, पार्ट लेना है। जब तुम कंपास से पूरा स्फेयर बनाओगे तो सेंटर तो ऑटोमेटिकली डिक्टेट हो जाएगा। अब आपने का टुकड़ा लेना है, लीजिए, बाकी को हटाइए, हो गया पार्ट। अब अगर बाहर पॉलिश कर दिया तो दो काम एक साथ हो गए। सामने ये है कॉन्केव मिरर और साथ में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिरर की सरफेस से दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिरर की सरफेस से दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिरर की सरफेस से दूरी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिरर की सरफेस से दूरी। ठीक है, ये देखो ना, ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, मिरर की सरफेस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, मिरर की सरफेस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या है, मिरर की सरफेस। तो मिरर की सरफेस से जो सारी की सारी डिस्टेंसेस हैं वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस क्या बनेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि पोल कहाँ मिलता है, सरफेस पर ही मिलता है। मिडिल पर तो होता है, लेकिन होता कहाँ पर है, मिरर की सरफेस पर। और मिरर की सरफेस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट लिख सकते हैं कि उसके लिए एक्स्ट्रा काम किया जाए कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस कैपिटल C from mirror surface is called रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को जनरली हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं। तो अगर आपने बताई है ये बात जो हमने लिखी है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द मिरर सरफेस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कैपिटल R। तो मैंने तो आपसे ये कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिरर की सरफेस से जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। समवन सेज कि पोल से जो सेंटर की डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। दोनों एक ही बातें तो हैं, क्योंकि पोल कहाँ मिलता है, मिरर की सरफेस पर मिलता है। ठीक, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन passing through P for pole and center of curvature capital C is called principal axis। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होते हैं। एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने बनाया कॉन्केव मिरर, इसके पास पोल है, गेस करके सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिए, और एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाई है जो कि इनसे पास होती है। ये देखिए, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, PA फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। फोकस क्या होता है, तो फोकस होता है मिडिल पॉइंट बिटवीन C for center of curvature and P for pole is called focus, कैपिटल F। ठीक है ना। और यहां पर एक स्पेशल बात है आपके लिए, इट इज ट्रू फॉर पैराएक्सियल लाइट रेज। एक बात आप सुनिए, जो भी आप देखते हो वहां से दो तरीके की लाइट चलती है, एक होती है मार्जिनल वाली और एक क्या होती है, पैराएक्सियल वाली। तुमने बोर्ड को देखा, बोर्ड से दो तरीके का पंच चलता है, पैराएक्सियल वाला और मार्जिनल वाला। आपकी आंखों के अंदर जो है वो केवल कौन जाता है, पैराएक्सियल। बाकी थोड़ा बहुत जब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में
एब्रेशन पर बात करेंगे तो इसकी डिटेल और बता देंगे। अभी आप ये सुनिए, आप जो भी देखते हैं, आप कुछ भी देख रहे हो, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं, तो हर बार जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहां से दो तरीके का बंच चलता है, एक होता है मार्जिनल वाला और एक क्या होता है पैराक्सियल वाला। तो जो पैराक्सियल है आपकी आंखों को इस तरीके से बनाया गया है कि केवल पैराक्सियल ही अंदर जा पाते हैं, मार्जिनल वाली लाइट रेज आपकी आंखों के अंदर नहीं जा पाती। ठीक, तो अब आपको पता हो गया कि दो तरीके की लाइट रेज होती हैं, एक होती है पैराक्सियल और एक क्या होती है मार्जिनल। तो जो तुम ये बात लिखते हो ना सी और पी के बीचों बीच, यानी देखो ये मिडिल पॉइंट है एकदम सी और पी का, तो आपने कहा ये फोकस है, तो ये वाली बात तब सही है जब आप किस लाइट को यूज कर दो, पैराक्सियल। अगर आपकी लाइट पैराक्सियल नहीं है, मार्जिनल है, तो आपको बता दें तो फोकस नाम का पॉइंट सी और पी के बीचों बीच नहीं मिलता। यहाँ जो ये आपने लिखा ना मिडिल पॉइंट, तो मिडिल में नहीं मिलता है, ये एक स्पेशल पॉइंट रहेगा जिसको भी आप जरूर मेंशन करें। ठीक है ना, जैसे ही फोकस की डेफिनेशन है आप बिल्कुल लिखिए कि मिडिल पॉइंट बिटवीन सी एंड पी इज कॉल्ड द फोकस। बल्कि एग्जाम में जब आप लिख रहे हो तो सी एंड पी मत लिखो, मिडिल पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द फोकस। और एक सपोर्टिंग पॉइंट ये भी लिखोगे, इट इज ट्रू फॉर द पैराक्सियल लाइट रेज, नॉट ट्रू फॉर द मार्जिनल लाइट रेज। तो एक बात और सुन ले, समझ लें, मार्जिनल लाइट रेज का फोकस कहाँ होगा? तो आंसर है वो सी और पी के बिटवीन तो होगा लेकिन बीचों बीच नहीं होगा। यानी फोकस कहाँ होगा? सी और पी के बिटवीन होगा लेकिन बीचों बीच नहीं होगा, मिडिल में नहीं होगा। क्लियर ये बात? तो यहां तक पहुंच गए हम लोग, फोकस की बात आ गई। और अब बारी है फोकल लेंथ। तो पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस को कुछ और भी कहते हैं क्या? प्रिंसिपल फोकस, समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस का नोटेशन रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एफ है और फोकल लेंथ के लिए सिंबल क्या है? स्मॉल एफ है। तो डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस मींस कैपिटल एफ, कहां से? फ्रॉम पोल, पोल मींस कैपिटल पी, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का सिंबल क्या है? स्मॉल है। तो देखिए ये मेरा पोल है, मिरर का पोल है, ये फोकस है, ये जो डिस्टेंस होगी वो फोकल लेंथ है और जो ये डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और आपने जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग f बराबर क्या है? r/2। तो f बराबर r/2 जो ये लिख रहे हो किसके लिए है? फॉर पैराक्सियल। ये मत सोचना कि कभी आपको जो है मार्जिनल मिलेगा, मार्जिनल इज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्टरी। आपकी अपनी पूरी ऑफिस किसके ऊपर है? पैराक्सियल पर। लेकिन ये पता होना चाहिए कि अगर मार्जिनल होता तो f = r/2 नहीं होता। तो फिर क्या होता है वो हम लोग बाद में सीखेंगे जब और बड़ी क्लास में आप पहुंचेंगे। क्लियर है ना मेरी बात? इतनी सारी चीजों से आपको अपने मिरर को सजा के रखना चाहिए, रिक्वायरमेंट हो या ना हो। अगर मैं आपसे वो कहता हूँ कि मिरर कॉन्केव बनाओ, तो मुझे उस डायग्राम में कॉन्केव मिरर दिखना चाहिए, प्रिंसिपल फोकस दिखना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सेस दिखनी चाहिए। फोकल लेंथ अगर आप नहीं भी दिखाते तो समझ जाएंगे पोल से लेके एफ तक, और रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिखाते तो समझ जाएंगे पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर। नोट कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन की ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं? ज्योमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन और सजेशन जो था ये बाय द फर्मेट था, साइंटिस्ट का नाम है फर्मेट। उन्होंने कहा जब भी आपको रिफ्लेक्शन की ज्योमेट्री बनानी हो तो डेफिनेशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, लाइट की एनर्जी का स्मूथ सरफेस पर गिरना और गिर करके स्पेसिफिक डायरेक्शन में लौटना, ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। तो उन्होंने कहा कि आप एक एरो बनाइए, यानी कि तीर बनाइए, ड्रॉ एरो फॉर इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट में बार बार लिखना होगा तो
शॉर्ट में हम ILR करके लिखा करेंगे, ILR। हमें एक तीर का निशान बनाना है और लोग पूछते हैं कि व्हाट इज दिस, तो हम बताएंगे ये इंसिडेंट लाइट रे है। चलिए मैं आपके लिए वर्किंग मोड में भी रहता हूँ, डिसाइड करना है कि इस समय मोड पर क्या है, बोलो क्या है। कोई कहे या ना कहे सजा के रखिए मिरर को, किन किन चीजों से, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फोकस दिखा दो तो और अच्छी बात है, लेकिन इतना ये तीन चीजों को दिखा के रखिए। तो क्या कहता है आपका अप्रोच, क्या कहता है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। यहां तो नहीं पड़ेगा, तो आप जो है जो भी अप्रोच फॉलो करिए, हम तो वही इमेजिनेशन पावर यूज कर रहे हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया, ये तीन चीजें आपको दिखानी है मिनिमम। फोकस दिखाओ या ना दिखाओ चल जाएगा, बट ये तीन चीजें आपको जरूर दिखानी है। तो इन्होंने कहा कि ड्रा द एरो फॉर इंसिडेंट लाइट रे। चलिए मान लेते हैं ये सोर्स है भाई, ये लाइट का सोर्स है, एस कॉल सोर्स। तो मुझे एक ऐसा एरो बनाना है और इस एरो का मतलब होगा इंसिडेंट लाइट रे। कॉमन सेंस लगाइए, अगर आप रिफ्लेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो लाइट क्या करेगी, सोर्स से चलेगी, किस पर गिरेगी, मिरर पर गिरेगी। मिरर की किस सरफेस पर गिरेगी, जो रिफ्लेक्टर है। क्लियर है ना? इस समय सोर्स से लाइट चलती है और सरफेस पर गिर जाती है। और एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें कि कॉनकेव वाला मिरर होगा, सॉरी कॉन्वेक्स वाला मिरर होगा। तो एक मैंने मिरर एक और बना लिया, ये है कॉन्वेक्स वाला मिरर, प्रॉपर्ली इसको भी सजा होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले एरो बनाना है फॉर द इंसिडेंट लाइट रे। लेट अस कंसीडर सोर्स ये है एंड लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स इंसिडेंट ओवर द सरफेस ऑफ द मिरर। ये लीजिए ILR, इंसिडेंट लाइट रे। जल्दबाजी में कई सारे लोग इसमें एरो नहीं लगाएंगे, समझ लेना जीरो मिलने वाला है। आप एरो नहीं लगाएंगे तो मीनिंग ही बदल जाएगा यार। एरो लगा देंगे तो मीन्स समथिंग इज कमिंग फ्रॉम दिस एंड इंसिडेंट ओवर दिस, एरो लगा देने से। क्लियर है बात? फिर फर्मेट कहते हैं कि जब आप ये एरो बना लें, इंसिडेंट लाइट रे दिखा दें, तो ड्रॉ द नॉर्मल। फिर आप नॉर्मल बनाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन है कि ये नॉर्मल क्या होता है स्फेरिकल मिरर के लिए। वैसे तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो सरफेस से क्या बनाती है, 90 डिग्री। लेकिन स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल कभी भी हो हमेशा सरफेस से 90 बनाता है। लेकिन मैं यहां पर तुमको अलर्ट कर दूं कि डॉटेड लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट पॉइंट gives normal for spherical mirror, DLR। स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा जो लिखा गया। क्या लिखा गया, इंसिडेंट पॉइंट। तो ये देखो इंसिडेंट पॉइंट है, मिला इंसिडेंट पॉइंट, ये रहा इंसिडेंट पॉइंट। तो इंसिडेंट पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन क्या बनती है, नॉर्मल। स्फेरिकल मिरर के लिए देखिएगा, इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला देता है। जनरल वे में जो नॉर्मल होते हैं रे ऑप्टिक्स में वो डॉटेड होते हैं। ये नॉर्मल बन गया। और फिर अगर आप अपने आप से ये पूछें क्या ये जो लाइन हमने बनाई है क्या ये सरफेस से 90 होगी, ऑलवेज 90 होगी। जो लाइन इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर को मिला के बनाई जाती है वो हमेशा मिरर की सरफेस से कितना बनाती है, 90। तो नॉर्मल बन गया। यहाँ पर भी ये काम कर ले भाई, देखो ये इंसिडेंट पॉइंट है और ये सेंटर है। स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कैसे बनेगा, इंसिडेंट पॉइंट को और सेंटर को मिला दें, बन गया नॉर्मल। एवरीथिंग गिवन बाय द फॉर्मेट, अप्रोच सारी की सारी फॉर्मेट की है।
अगर आप किसी रिफ्लेक्शन का एपिसोड ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं तो कैसे आपको दिखाना है उसके लिए जा रहा है सेकंड नंबर पर। देखिए इस समय मार्कर कहां पर है, कहां पर है मार्कर, नॉर्मल पर। अब कहां पर है, इंसिडेंट लाइट पर। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या कहलाता है, आई। देखो ये इंसिडेंट लाइट है और ये क्या है, नॉर्मल। इस एंगल को क्या कहते हैं, आई। तो यहाँ पर एक नया साथी और अपने पास आ गया, आई का नाम क्या है, इंसिडेंट एंगल। तो पूछा ये होता क्या है, व्हाट इज इंसिडेंट एंगल, एंगल बिटवीन ILR एंड नॉर्मल। अरे बोलो आई क्या है, एंगल बिटवीन ILR, फुल फॉर्म क्या है, इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल। काम तमाम हुआ, आई हो गया। अब नॉर्मल के एक तरफ होती है इंसिडेंट लाइट है, तो दूसरी तरफ क्या होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। ड्रॉ एरो फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट reflected light ray is RLR, reflected light ray। अब इंसिडेंट लाइट रे आ चुका है, अब मुझे एक एरो और बनाना है जो कि लौटने वाली लाइट को दिखाएगा। देखो यहां से एक एरो बना दिया, इस लौटने वाली लाइट का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, याद रखो कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में कौन होता है, नॉर्मल। यानी नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग अगर इंसिडेंट लाइट किधर है तो रिफ्लेक्टेड किधर होगी, उधर। यहां पर आइए, यहां से टकराने के बाद ये लौट जाएगी, तो ये RLR हो गया। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये स्मॉल r है, स्मॉल r का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंगल तो जो दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन, एंगल बिटवीन RLR एंड नॉर्मल। ठीक है ना। और फर्मेट ने इस बात को प्रूव कर दिया था कि I और R हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। I is equal to R always। और इसी I is equal to R को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब आप ये सारा का सारा डायग्राम वाला काम करें तो कोशिश करें कि आपकी जो डायग्राम बनता है जो आपके तरफ से, उसमें I और R बराबर दिखे। देखिए मेरे पास में कोई ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, फिर भी जो बोर्ड पर हमने डायग्राम बनाया है तो करीब करीब अप्रोक्सीमेशन में आपको दिख रहा होगा कि I और R कैसे बराबर। ठीक है, एक डायग्राम और हम और बनाते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। कोई नहीं मिरर ले ले, चलिए कॉनकेव ही ले लिया एक बार। कुछ इसमें गलती करते हैं जिसको लेकर के आप अलर्ट रहिएगा। ये पोल है, ये सेंटर है, सोर्स ये रहा। तो लाइट की एनर्जी को सोर्स से चलना है, सरफेस पर जाके गिरना है। इंसिडेंट हो चुकी है, ILR ये हो गया। तुरंत सेकंड नंबर पे क्या चाहिए, नॉर्मल। सीक्वेंस मत बदलना, आप सीक्वेंस कभी मत बदलना। पहले क्या बनाना है, ILR, फिर क्या बनाना है, उसके बाद RLR। अब इंसिडेंट का काम तो हो चुका है, अब क्या चाहिए, नॉर्मल। कैसे बनता है, इंसिडेंट पॉइंट को सेंटर से मिला दो तो क्या बन जाता है, तो नॉर्मल बन गया भाई, ये नॉर्मल बन गया। अब ये I हो गया, I फॉर इंसिडेंट एंगल। अब आपने लौटने वाली लाइट को लौटा दिया, ये R हो गया। जरा खुद देख के बताओ कि क्या तुमको I और R बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो गलत हुआ ना। तो I और R लगभग में क्या लगे, बराबर। भाई हम कोई ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के वहां नहीं बैठे होंगे कि प्रॉपरली वहां पे कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन आपकी वर्किंग ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाले को बहुत ज्यादा गलतियां समझ में ना आए। तो देखो ये तो गलत हो गया ना कि R बड़ा हो गया, I छोटा हो गया। थोड़ा कंट्रोल करिए अपने आप को और सिचुएशन को सेट करिए। आप जरा देखिए, आप जो कोशिश कर रहे हैं
अब क्या लगा, लग रहा है कि आई और आर बराबर है, तो इस फीलिंग के साथ कि आई और आर हमेशा बराबर रहे, आप जो है डायग्राम बना सकते हैं। नोट करिए।